वी विल डिस्कस पंजाब विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट 2018। इसका पार्ट 1 हमने डिस्कस कर लिया। अब इस पार्ट में हम पार्ट 2 जो है इसमें हम सेक्शन 7 से ऑनवर्ड हम इसका डिस्कस करेंगे। सेक्शन 7 कहता है कि असिस्टेंस टू विटनेस, इसमें ये बताता है कि विटनेस को असिस्टेंस कब प्रोवाइड की जाती है और कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से विटनेसेस या कौन से ऐसे लोग हैं जब वो शहादत देने आते हैं, गवाही देने आते हैं, तो उनको कोर्ट जो है वो परमिट कर देती है कि उनको असिस्टेंस प्रोवाइड की जाए। अब यहाँ पे वो कहता है कि एक विटनेस जो कि एक्यूज़ ना हो, ठीक है, एक्यूज पर्सन ना हो, एक विटनेस जो है वो एलिजिबल है कि जब वो कोई गवाही देने आए तो जिस कोर्ट के सामने वो गवाही देने आए, कोई भी ऐसा केस है जैसे कि टेररिज्म का केस है या सीरियस क्रिमिनल केस है, तो उसमें वो कोर्ट को रिक्वेस्ट कर सकता है कि उसको स्पेशल मेजर्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाएं। अब कोर्ट जो है स्पेशल मेजर्स प्रोवाइड करेगी किन लोगों को, जबकि कोई विटनेस जो है वो विलिंग है कि वो एविडेंस देना चाहता है लेकिन वो डर रहा है, खौफजदा है और अंडर स्ट्रेस है कि या फिर कोई ऑफेंस जो है वो इस नेचर का है, उसकी प्रोसीडिंग ऐसी है कि उसको मुसलसल धमकियां मिल रही हैं या उसको धमकी दी जा रही है या उसे धमकी मिली है कि उसको या उसकी फैमिली को या उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा दिया जाएगा अगर वो ये गवाही देगा। तो यहाँ पे क्या है कि ऐसा पर्सन कोर्ट को रिक्वेस्ट कर सकता है और कोर्ट अगर सेटिस्फाई होती है तो उसकी क्वालिटी ऑफ एविडेंस को देखते हुए कोर्ट क्या करेगी कि वो डायरेक्शन देगी कि इस पर्सन को असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड कर दी जाए। आगे वो कहता है कि कोई ऐसा पर्सन जो कि फिजिकल डिसेबिलिटी या मेंटल डिसऑर्डर जो है उससे सफ़र कर रहा है तो उसको भी असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी। फिर वो कहता है कोई ऐसा पर्सन जो अंडर 16 ईयर ऑफ एज है एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, और किस चीज़ की एविडेंस रिकॉर्ड हो रही है, टेररिज्म के केस की या सीरियस क्रिमिनल केस की, तो फिर क्या है कोर्ट उसको असिस्टेंस प्रोवाइड करने की डायरेक्शन दे देगी। या कोई पर्सन जो कि खुद विक्टिम है किसी सेक्सुअल ऑफेंस का, तो वो एज ए विटनेस प्रोड्यूस उसको पेश किया जा रहा है तो वहाँ पे कोर्ट उसको भी असिस्टेंस प्रोवाइड करने की डायरेक्शन दे देगी। अब यहाँ पे वो कहता है कि जब कोर्ट जो है ऐसे ऑर्डर दे रही होगी असिस्टेंस प्रोवाइड करने का, तो फिर कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं उनको देखेगी। सबसे पहले कि पर्सनल सर्कमस्टांसेस विटनेस की जो हैं उनको देखी जाएगी, उसमें उसके ओपिनियन, उसके बिलीफ जो हैं वो शामिल हैं। फिर आगे वो कहते हैं कि ये फैक्टर देखा जाएगा कि एक्यूज पर्सन का बिहेवियर कैसा है, उसके फैमिली का बिहेवियर कैसा है, उसके एसोसिएट्स का या कोई और पर्सन उसके साथ है तो उनका बिहेवियर कैसा है उस गवाह की तरफ, उस विटनेस की तरफ। फिर आगे देखा जाएगा कि जो ऑफेंस है उसकी नेचर क्या है, कौन कौन सी सर्कमस्टांसेस हैं, किस तरह वो ऑफेंस कमिट हुआ है, उसकी ग्रेविटी क्या है, ये देखी जाएगी। फिर ये देखा जाएगा कि यूनिट ने जो रिपोर्ट पेश की है विद रिगार्ड टू ग्रेविटी ऑफ थ्रेट टू द विटनेस, तो वो क्या है। अब यहाँ पे यूनिट जो है उसको कहा जाता है, जब भी किसी विटनेस को कोई थ्रेट मसूल हो रही होती है तो उसको कहा जाता है कि जाके इसके बारे में पता करे, ठीक है, इसकी ग्रेविटी के बारे में, इंटेंसिटी के बारे में पता करे, किस तरह की थ्रेट दी जा रही है, रियल है, फेक है, विटनेस को कौन कौन से खतरात हैं। तो ये सारी चीज़ें जब यूनिट रिपोर्ट पेश करता है तो कोर्ट उसको भी कंसीडर करती है। अब आगे हमारे पास आ जाता है सेक्शन 8। इसमें वो कहता है स्पेशल मेजर्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। अब सेक्शन 8 में वो कहता है कि ऐसे मेजर्स जो कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि ये मेजर्स जो हैं ये लेने चाहिए टू प्रोटेक्ट द विटनेस, तो वो मेजर्स सेक्शन 9 से सेक्शन 14 ऑफ विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट में डिस्कस किए गए हैं, जिनमें क्या है कि स्क्रीनिंग ऑफ विटनेस है, फिर वीडियो लिंक के ज़रिए विटनेस को लेना, फिर रिस्ट्रिक्टेड एंट्री टू कोर्ट रूम आ जाता है, फिर रूल्स ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन बताए गए हैं, उसके अलावा रिपोर्टिंग क्रिमिनल प्रोसीडिंग बताया गया है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है एनोनिमिटी ऑफ पर्सन इन्वॉल्व इन प्रोसीडिंग। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि अगर कोर्ट सेटिस्फाइड है, ठीक है, किसी पार्टी ने कोई एप्लीकेशन दी है या कोर्ट को खुद लगता है कि विटनेस जो है उसको असिस्टेंस प्रोवाइड की जानी चाहिए अंडर सेक्शन 7, तो कोर्ट क्या है कि वो डायरेक्शन दे देती है कि स्पेशल मेजर्स जो हैं वो लिए जाने चाहिए विटनेस की प्रोटेक्शन के लिए। अब यहाँ पे कोर्ट जो है ये जब ये स्पेशल मेजर की डायरेक्शन दे रही होगी तो वो क्या करती है कि जो पर्सन इस ऑर्डर से इफ़ेक्ट होने जा रहे हैं
उनको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग जो है वो प्रोवाइड करती है। जैसे एक्यूज पर्सन को अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग प्रोवाइड की जाएगी, या कोई और केस से रिलेटेड पर्सन है तो उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग दी जाएगी बिफोर प्रोवाइडिंग असिस्टेंस अंडर सेक्शन 8, कि जो भी स्पेशल मेयर की डायरेक्शन दे। अब यहाँ पे वो कहता है कि जो स्पेशल मेयर है ये इसका इफ़ेक्ट कहाँ कब से कब तक होते हैं, कब से कब तक ये लिए जा सकते हैं। तो यहाँ पे वो कहता है जिस दिन कोर्ट ऑर्डर करेगी उस दिन से लेकर जब तक प्रोसीडिंग का फैसला नहीं हो जाता, कंक्लूड नहीं हो जाती, तब तक ये जो स्पेशल मेयर्स हैं ये कंटिन्यू रहेंगे। फिर आगे वो कहता है कि स्पेशल मेयर्स जो हैं, अगर कोर्ट को लगता है कोई पार्टी एप्लीकेशन देती है उसकी रिक्वेस्ट पे, या कोर्ट अपनी ऑन इट्स ऑन मोशन कोर्ट को लगता है कि फॉर द बेटर इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस ये ज़रूरी है कि ये स्पेशल मेयर्स जो हैं ये हर ख़त्म कर दिए जाएं या तब्दील कर दिया जाए, एक मेयर से दूसरा मेयर ले लिया जाए, तो यहाँ पे वो क्या करते हैं कि कोर्ट जो है उन पार्टीज़ को जो इससे कंसर्न्ड है उनको अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग देने के बाद कोर्ट क्या करेगी कि वो मेयर्स जो हैं उसको डिस्चार्ज भी कर सकती है या फिर उन्हें तब्दील भी कर सकती है। आगे हमारे पास आ जाता है सेक्शन 9, स्क्रीनिंग ऑफ विटनेस। इसमें वो कहता है कि कोर्ट जो है ये जब भी कोई स्पेशल मेयर की डायरेक्शन दे रही है उसमें ये डायरेक्शन दे सकती है कि एक गवाह जो है जब भी वो कोर्ट में आ रहा हो, गवाही दे रहा हो, कोर्ट में दाखिल हो रहा हो या फिर कोर्ट से जा रहा हो, तो यहाँ पे वो कहते हैं कि उसको स्क्रीनिंग प्रोवाइड कर दी जाए। ये एक स्पेशल मेयर है कि कोई भी पर्सन उस विटनेस को, उस गवाह को ना देख सके। अब यहाँ पे वो कहता है कि जब स्क्रीनिंग प्रोवाइड कर दी जाएगी तो उसमें ये देखा जाएगा कि ये स्क्रीनिंग इस तरह की हो कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो हैं प्रोसीडिंग में, दोनों साइडों के, डिफेंस साइड के भी और प्रोसिक्यूशन साइड से भी, कंप्लेनेंट साइड से भी, तो वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो या कोई और पर्सन जो कोर्ट ने अपॉइंट किया हो इस पर्पस के लिए, और कोर्ट का स्टाफ जो अमला है वो यहाँ पे देखा जाएगा कि वो लोग जो हैं वो उन्हें देख सकें और जो गवाह है वो भी उनको देख सके। तो स्क्रीनिंग इस तरह प्रोवाइड की जाएगी कि आप उसको, गवाह को आम पब्लिक उसे नहीं देखेगी, कोर्ट में आते जाते उसे कोई नहीं देखेगा, एक्यूज पर्सन से उसको स्क्रीनिंग प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, जब वो गवाही रिकॉर्ड कर रहा होगा तब कोई नहीं देखेगा, कोर्ट से जब वो जा रहा होगा तब नहीं देखेगा। लेकिन इसके एक्सेप्शन में वो कहता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव या कोई और पर्सन जो कोर्ट की इस प्रोसीडिंग से कनेक्टेड है या कोर्ट ने अपॉइंट किया उनके अलावा। आगे वो कहता है कि वीडियो लिंक के ज़रिए ये स्पेशल मेयर जो है ये प्रोवाइड किया जाता है। इसमें वो कहता है कि कोर्ट जो है ये डायरेक्शन देती है कि कोई भी विटनेस जो है अगर उसको कोई ख़तरा है वो कोर्ट में नहीं आ सकता, तो यहाँ पे कोर्ट उसको अलाउ करेगी, डायरेक्शन करेगी कि उस पर्सन की जो एविडेंस है वो थ्रू वीडियो लिंक रिकॉर्ड कर ली जाए। अब यहाँ पे वो कहता है कि ये कोई ऐसी वजूहात बन जाती हैं कि कोर्ट में वीडियो लिंक के ज़रिए एविडेंस रिकॉर्ड नहीं की जा सकती, पॉसिबल नहीं होता, तो फिर यहाँ पे वो कहता है कि इन कंसल्टेशन विद द, तो फिर ये कहता है गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट, कोर्ट जो है वो मूव कर देंगे एक प्लेस से दूसरी प्लेस की तरफ, यानी कोर्ट की जगह चेंज कर दी जाएगी जहाँ पे ये वीडियो लिंक की फैसिलिटी अवेलेबल होगी। सपोज़ एक कोर्ट में वीडियो लिंक की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो फिर कोर्ट की प्लेस चेंज कर देंगे। आगे यहाँ पे वो कहता है कि वीडियो लिंक का मतलब है कि कोई भी लाइव टेलीविज़न लिंक या कोई अरेंजमेंट जिसके ज़रिए विटनेस जो है वो कोर्ट रूम से बाहर भी है, दूर भी है, लेकिन वो उस प्रोसीडिंग को देख रहा है, सुन रहा है लोगों को, और लोग उसे देख रहे हैं, सुन रहे हैं। फिर आगे वो कहता है कि या फिर कोई भी पर्सन जो है कोई एक्यूज़ हो गया या पब्लिक हो गई, वो उसको देख या सुन सके जब कोर्ट जो है वो डायरेक्शन दे के पब्लिक भी उसको देख और सुन सकती है। अब यहाँ पे सेक्शन 11 विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट का आ गया, ये कहता है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री टू द
कोर्ट रूम। अब इसमें वो कहता है कि अगर यूनिट एप्लीकेशन दे या पब्लिक प्रोसिक्यूटर एप्लीकेशन दे तो कोर्ट जो है वो एक प्रॉपर अप्रोप्रिएट ऑर्डर पास कर देती है इन टर्म ऑफ प्रोवाइजो ऑफ सेक्शन 352 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, और डायरेक्ट कर देती है कि पब्लिक जनरली या फिर कोई पार्टिकुलर पर्सन जो है उसको एक्सेस हासिल नहीं होगी, वो कोर्ट रूम में नहीं आ सकेगा जब ये पर्सन गवाही देने आया हो या ये कोर्ट रूम के अंदर मौजूद हो। तो यहाँ पे सेक्शन 352 जो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, इसकी प्रोवाइजो जो आ जाती है हमारे पास 1, उसमें भी क्लियरली बताया गया है कि किसी भी एट द एनी स्टेज ऑफ इंक्वायरी, ट्रायल और किसी भी पर्टिकुलर केस की, तो पब्लिक जनरली जो है या कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है उसको मना कर दिया जाता है कि वो कोर्ट रूम में ना आए या कोर्ट रूम में मौजूद ना हो, और उस पर बैन लगा दिया जाता है, उसकी एंट्री रिस्ट्रिक्ट कर दी जाती है। आगे हमारे पास आ जाता है सेक्शन 12। इसमें वो कहता है रूल्स ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे वो कहता है कि एक एक्यूज पर्सन जो है जिस पे टेररिज्म के ऑफेंस का चार्ज है या सेक्सुअल ऑफेंस का चार्ज है, वो कभी भी खुद से किसी भी विटनेस को क्रॉस एग्जामिन नहीं करेगा, बल्कि उसका जो कौंसल पेश होगा वो उसके गवाह उसके ख़िलाफ़ पेश हो रहे होंगे उनको क्रॉस एग्जामिन कर सकता है। लेकिन यहाँ पे वो कहता है कि हाँ, अगर कोर्ट उसको अलाउ कर दे, परमिशन दे दे कि वो जाके उनको क्रॉस एग्जामिन कर लें, तो फिर वो उनको क्रॉस एग्जामिन कर सकता है। आगे हमारे पास आ जाता है सेक्शन 12 का सबसेक्शन 2। इसमें वो कहता है कि कोर्ट जो है वो कभी भी परमिशन नहीं देगी जब कोर्ट की ओपिनियन में हो कि क्रॉस एग्जामिनेशन में जो पर्सन एक्यूज पर्सन जो है अगर वो क्रॉस एग्जामिन करेगा तो जो एविडेंस है उसकी क्वालिटी और उसकी वॉलंटरीनेस जो है वो इफ़ेक्ट हो सकती है। तो फिर यहाँ पे क्या है कि कोर्ट कभी भी ऑर्डर नहीं करेगी कि उस एक्यूज पर्सन को क्रॉस एग्जामिन किया जा सके। फिर आगे वो कहते हैं कि जब भी कोई सेक्सुअल ऑफेंस का विक्टिम होगा, ठीक है, तो यहाँ पे वो कहते हैं कि कोर्ट मना कर देगी कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन इस सेक्सुअल ऑफेंस के विक्टिम से अबाउट हिज सेक्सुअल बिहेवियर जो पास्ट में उसका एक्यूज के साथ रहा है या किसी भी और पर्सन के साथ रहा है, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन ना किया जाए, अनलेस के कोई क्वेश्चन जो है इन द ओपिनियन ऑफ कोर्ट इज़ रेलेवेंट और टू द फैक्ट ऑफ द केस। तो फिर वहाँ पे क्या है कि कोर्ट परमिट कर देगी कि उससे सवाल किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकते। अब सेक्शन 13 हमारे पास आ गया है रिपोर्टिंग क्रिमिनल प्रोसीडिंग। इसमें वो कहता है कि कोई भी ऑफेंस ऑफ टेररिज्म, सेक्सुअल ऑफेंस या सीरियस नेचर का ऑफेंस है, उसकी रिपोर्टिंग जो है वो कोर्ट मना कर देती है जिसमें उस पर्सन की आइडेंटिटी रिलीज़ हो रही हो, ज़ाहिर हो रही हो, या उसके फैमिली मेम्बर्स की आइडेंटिटी ज़ाहिर हो रही हो। तो फिर यहाँ पे क्या है कि कोर्ट जो है प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए उसकी रिपोर्टिंग जो है वो बैन कर देती है। यहाँ पे वो कहता है कि अगर कोई पर्सन किसी भी ऑफेंस में इन्वॉल्व है और उसकी एज जो है अंडर 18 ईयर्स है, माइनर है, तो फिर भी चाहे कोई भी ऑफेंस हो, उसमें ज़रूरी नहीं कि ऑफेंस ऑफ टेररिज्म हो या सेक्सुअल ऑफेंस हो, उसमें कोई भी ऑफेंस हो, तो कोर्ट जो है उस ऑफेंस की रिपोर्टिंग जो है थ्रू एनी मीन्स उसको प्रोहिबिट कर देती है। आगे वो कहता है कि रिपोर्टिंग ऑफ आइडेंटिटी ऑफ पर्सन जो कि उस एक्ट ऑफ टेररिज्म, ऑफेंस ऑफ टेररिज्म या सेक्सुअल ऑफेंस से कनेक्टेड है या उसके फैमिली मेम्बर्स की आइडेंटिटी जो है वो प्रोहिबिट कर देती है कोर्ट प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या किसी और भी मीडिया की फॉर्म में, अगर कोर्ट सेटिस्फाइड होती है कि इसकी आइडेंटिटी रिवील करने से उस जो एविडेंस है उसकी क्वालिटी पे या उसकी वॉलंटरीनेस पे इफ़ेक्ट होता है, तो फिर यहाँ पे उसकी रिपोर्टिंग मना कर दी जाएगी, रोक दी जाएगी। सेक्शन 14 हमारे पास आ जाता है एनोनिमिटी ऑफ पर्सन इन्वॉल्व इन प्रोसीडिंग। अब यहाँ पे वो कहता है कि कोई भी प्रोसीडिंग है
जिस पे ये एक्ट अप्लाई होता है, विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट अप्लाई होता है, उसमें कोई पर्सन जो है वो एज ए विटनेस रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे वो कहता है कि कोई कोर्ट में एप्लीकेशन देती है कोई पार्टी या कोर्ट ऑफ इट्स ऑन मोशन ऑर्डर कर सकती है कि ऐसे विटनेस की जो आइडेंटिटी है उसको एनोनिमस रखा जाए। और यहाँ पे वो कहता है कि या फिर ऐसा पर्सन जो है, अगर कोई ऐसी एविडेंस है जिसमें उसकी आइडेंटिफाई किया जा सकता है, तो यहाँ पे कोर्ट मेक श्योर करेगी कि उसकी आइडेंटिटी जो है वो डिस्क्लोज ना हो उस प्रोसीडिंग से रिलेटेड, और उसे एनोनिमस रखा जाए। अब यहाँ पे वो कहता है कि सच ऑर्डर टेकन टू इंक्लूड डायरेक्शन के उसमें ये देखा जाएगा कि उसका नाम, उसका पता और उसकी आइडेंटिफाइंग डिटेल्स जो हैं उनको छुपा दी जाएंगी, सप्रेस कर दी जाएंगी, ठीक है। और अगर कोई पूछता भी है तो उन्हें पूछने पे रिफ्यूज़ कर दिया जाएगा, इनकार कर दिया जाएगा, बताया नहीं जाएगा। फिर वो कहते हैं कि कोई भी विटनेस जो है उसको कोई सोडो नेम दे देंगे, उसका असल नाम से नहीं बुलाएंगे, उसको कोई सोडो नेम दे देंगे। फिर वो कहते हैं कि कोई भी क्वेश्चन जो है एट ट्रायल जिसमें पता हो कि विटनेस की आइडेंटिफिकेशन जो है वो रिवील हो सकती है, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछा जाएगा, और कोर्ट मना कर देगी कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन ना पूछा जाए जिससे विटनेस की आइडेंटिटी या उसका एड्रेस जो है वो रिवील होता है, एक्सेप्ट कि विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। अब यहाँ पे वो कहता है कि कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें उस विटनेस की आइडेंटिटी डिस्क्लोज होती है या उसका एड्रेस लिखा होता है, तो कोर्ट ऑर्डर करेगी फॉर द डिलीशन एंड रिडक्शन ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स। और यहाँ पे क्या है कि कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन रिलीज़ ना हो जिससे पता चल सके कि उसकी विटनेस की आइडेंटिफिकेशन क्या है। फिर वो कहते हैं कि कोर्ट जो है ये प्रोहिबिट कर देगी कि कोई पर्सन जो है उस विटनेस की आइडेंटिटी, एड्रेस या कोई और आइडेंटिफाइंग डिटेल्स हैं वो पब्लिश ना करे, किसी दूसरे से कम्युनिकेट ना करे, और उस इंफॉर्मेशन को आगे चल के और लोगों तक ना फैलाए। जब कोर्ट को ये पता है कि अगर ये जो विटनेस की आइडेंटिटी है ये रिवील कर दी गई तो उससे विटनेस को भी नुकसान पहुंच सकता है और कोर्ट की प्रोसीडिंग को नुकसान पहुंच सकता है, और एविडेंस की क्वालिटी जो है वो इफ़ेक्ट हो सकती है। आगे वो कहता है कि कोर्ट जो है शैल नॉट मेक एन ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन अनलेस कि वो सेटिस्फाइड हो कि ऑर्डर जो है ये बहुत ज़रूरी है कि विटनेस की अनोनिमिटी जो आइडेंटिटी है वो छुपाई जाए, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी हो। फिर कोर्ट ऑर्डर करती है, फिर क्या करती है कि उस वक्त ऑर्डर करती है जब टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ अ विटनेस और एनी अदर पर्सन, और किसी सीरियस कोर्ट को लगता हो कि अगर उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज हुई तो सीरियस किस्म का डैमेज कहाँ से हो सकता है उस पर्सन को या उसकी प्रॉपर्टी को, या फिर कोर्ट जो है वो सेटिस्फाइड हो टू प्रिवेंट रियल एंड सिग्निफिकेंट हार्म टू द पब्लिक इंटरेस्ट। फिर कोर्ट जो है उसको लगता है कि ये जो ऑर्डर है ये बहुत ज़रूरी है, डैट द इफेक्ट ऑफ ऑर्डर इन नो सर्कमस्टांसेस वुड प्रिवेंट द एक्यूज्ड फ्रॉम रिसीविंग फेयर ट्रायल, कि कोई भी इस ऑर्डर से एक्यूज़ का जो राइट है फेयर ट्रायल का वो इन्फ्रिंज नहीं होगा, तो फिर भी कोर्ट जो है वो ऑर्डर कर देगी। फिर यहाँ पे वो कहता है कि कोर्ट उस वक्त ऑर्डर करेगी जब कोर्ट को लगेगा, सेटिस्फाइड होगी कि इस पर्सन की जो विटनेस है इसकी टेस्टिमनी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, और विटनेस और टू टेस्टिफाई। फिर वो कहता है कि देयर इज़ जेन्युइन रिस्क दैट विटनेस वुड नॉट टेस्टिफाई इफ़ द ऑर्डर वर नॉट मेड। फिर वो कहता है कि अगर कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाती है कि रियल और जेन्युइन रिस्क जो है और सिग्निफिकेंट हार्म जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट को हो सकता है अगर इस विटनेस ने आकर गवाही ना दी, तो फिर क्या है कि कोर्ट उसका आइडेंटिटी जो है वो छुपा देगी, ऑर्डर कर देगी। यहाँ पे वो कहता है कि जब भी ये कंडीशन देखी जा रही होंगी सबसेक्शन 3 में जो हमने अभी पढ़ी हैं, तो कोर्ट क्या करेगी कि ये तमाम सरकमस्टांसेस को देखेगी और पर्टिकुलरली देखेगी कि जनरल राइट एक्यूज़ का जो है
टू नो द आइडेंटिटी ऑफ विटनेस, उसको देखेगी कोर्ट, उसको पार्टिकुलरली ऑब्जर्व करेगी, अपने सामने रखेगी। फिर के एक्सटेंट टू विच द क्रेडिबिलिटी ऑफ विटनेस इज़ लाइकली टू बी एन इशू इन द प्रोसीडिंग, कि उसकी आइडेंटिटी छुपाने में क्या होगा। अब कोर्ट देखेगी कि अगर विटनेस की जो आइडेंटिटी है उसको छुपा लिया जाए, ठीक है, तो क्या इससे विटनेस की जो एविडेंस है उसकी क्रेडिबिलिटी उसको चेक किया जाएगा कि उस पर तो कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। फिर आगे ये देखा जाएगा कि एविडेंस जो है वो प्रॉपरली उसको टेस्ट किया जा सकता है, कि विटनेस की आइडेंटिटी डिस्क्लोज किए बगैर उस एविडेंस को प्रॉपरली मतलब क्रॉस एग्जामिन उसको किया जा सकता है, उसकी क्रेडिबिलिटी चेक की जा सकती है या नहीं। फिर यहाँ पे कोर्ट ये भी कंसीडर करेगी कि विटनेस की टेंडेंसी और उसका मोटिव देखेगी कि टू बी डिसऑनेस्ट, तो ये चीज़ें भी देखी जाएंगी। अब यहाँ पे वो कहता है कि कोई भी ऑर्डर जिसमें विटनेस की अनोनिमिटी का जो ऑर्डर होता है वो उस वक्त तक इन्फोर्स रहेगा ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड पीरियड, अनलेस के उस ऑर्डर को रिवोक कर दे कोर्ट या फिर कोई और ऑर्डर उसकी जगह पास हो जाए, तो उस वक्त तक विटनेस की अनोनिमिटी का जो ऑर्डर है वो इन फोर्स रहेगा। यहाँ पे वो कहते हैं कि वायलेशन ऑफ विटनेस अनोनिमिटी ऑर्डर या कोई भी प्रोविजन ऐसी है तो इसकी अगर कोई बंदा वायलेशन करता है तो उसको ऑफेंस कंसीडर किया जाएगा और उसको ट्रीट किया जाएगा एज एन ऑफेंस। इसमें क्या है कि विटनेस की अनोनिमिटी अगर कोई उसकी आइडेंटिफिकेशन जो है वो डिस्क्लोज कर देता है तो फिर क्या है कि कोर्ट ऑर्डर दे सकती है कि उस पर्सन के अगेंस्ट कार्रवाई की जाए। आगे हमारे पास आ जाता है सेक्शन 15 ट्रायल इन जेल। कोर्ट जो है ये गवर्नमेंट जो है इन कंसल्टेशन विद द कोर्ट अगर सेटिस्फाइड हो कि जो ट्रायल है किसी ऑफेंस का, किसी एक्यूज पर्सन का, कि उसको जेल में कंडक्ट किया जाना चाहिए और वो उस फॉर दी सेफ्टी कि उसका ट्रायल कोर्ट रूम में, ओपन कोर्ट रूम में नहीं किया जाना चाहिए और जेल में जाके कंडक्ट किया जाना चाहिए, तो फिर यहाँ पे क्या है ये कि कोर्ट जो है वो जो जेल का ट्रायल होगा वो कंडक्ट करेगी और पूरी जो प्रोसीडिंग होगी वो जेल के अंदर ही कोर्ट लगाई जाएगी। अब आगे सेक्शन 16 हमारे पास आ जाता है पनिशमेंट का। अब आगे सेक्शन 16 पनिशमेंट में इसमें वो कहता है कि कोई पर्सन जो है सेक्शन 13 और 14 की जो प्रोविजन है दिए गए हैं, मतलब क्या कि रिपोर्ट क्रिमिनल केस की, क्रिमिनल प्रोसीडिंग की अगर रिपोर्टिंग मना की गई है तो वो उसकी रिपोर्टिंग करे, या फिर कोई पर्सन जो है उसकी आइडेंटिटी जो है वो खुफिया रखी गई है, ठीक है, और उस पर्सन की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज कर दे, तो फिर यहाँ पे क्या है कि उसको एज एन ऑफेंस ट्रीट किया जाएगा और उसको पनिशमेंट होगी जो कि 3 साल तक हो सकती है, लेकिन ये 30 दिन से कम किसी भी सूरत में नहीं होगी और उसके साथ उसे जुर्माना होगा जो कि 5 मिलियन रुपीस तक हो सकता है, लेकिन ये 100,000 1 लाख से कम किसी सूरत भी नहीं होगा। अब यहाँ पे सेक्शन 17 इसका आखिरी सेक्शन जो है ये रूल्स के बारे में है। इसमें वो कहता है कि गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट मेक रूल्स टू कैरी आउट द पर्पज ऑफ दिस एक्ट। So this is end of my video. Please subscribe my channel. Thank you so much। और ये पूरा विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट जो है ये इसके 2 पार्ट्स हैं, ये सेकंड पार्ट हमने डिस्कस किया और इंशाल्लाह आगे इसी तरह के जितने भी माइनर एक्ट्स हैं वो मैं डिस्कस करूँगी। अल्लाह हाफिज़।